बात सुनो, आपको सबसे पहली चीज ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको किस चीज की जानकारी होगी, आपको पता चलेगा जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न आते कैसे हैं। किस व्यक्ति ने ईमानदारी से वीडियो को बिना अनकट पूरा देखा, हाथ खड़ा करें। किसी ने नहीं देखा। तुम बिल्कुल, हाँ, इस मामले में मैं बड़ा खुश हूं, तुम ईमानदार हो, कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहे कि हाँ सर मैंने पूरा देखा। हाँ, इसमें एक चक्कर ये भी हो सकता है कि आपको ये भी पता चल जाएगा, अगर हमने ये बोल दिया कि हाँ सर मैंने पूरा देखा, तो अगले प्रश्न में ये फिर फंसा देगा कि वो प्रश्न देखा था क्या। तो आप लोग समझदार भी हैं और ईमानदार भी हैं, दोनों ही हैं, अच्छी बात है ये, इसमें तो आपकी मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जूनियर अकाउंटेंट एक जनरल पेपर है बिल्कुल ही, लेकिन उसका जो ग्रेड पे है ना, वो है लगभग 3200 या पता नहीं 3600 रुपए के करीब। 3600 है क्या? 3600 ग्रेड पे है। कहने का मतलब उसकी पेमेंट बहुत शानदार है। अब अगर आप में थोड़ी बहुत बुद्धि है तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, पेपर सॉल्यूशन, मैंने 2 पेपर सॉल्यूशन करवाए अभी, 2016 का साइंस का पेपर सॉल्यूशन, 2015 के साइंस का पेपर सॉल्यूशन। और आप अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा साइंस के क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन है। सीएनजी में क्या होता है, मेथेन, ये कोई क्वेश्चन है भला? कोई खतरनाक क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और हमने जब, अगर आप मेरे पुराने बैच में अगर आप में से कोई बच्चा बैठा हो तो कार्बन को हमने पढ़ा था कम से कम 16-17 दिन, और इसमें प्रश्न आ रहा है सीएनजी का घटक बताओ। हमने पढ़ा है कार्बन को इतना कि अगर वो कुछ और भी पूछ लेता तो भी हमारे पास जवाब होता। समझ रहे हो मेरी बात ना? तो इस तरीके के प्रश्नों को, अभी जैसे पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। अब बी भी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, कई रूपों में, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 ऐसे करके कई रूपों में, और उसमें सिर्फ विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे। और मैं तो कहता हूं कि हम लोगों से अगर विटामिन के अंदर के और प्रश्न पूछ लेता तो भी हम तैयार थे। हाँ या ना बताओ? तो मैं यही आपको बता रहा हूं, अगर आप कभी पुराने पेपरों का एनालिसिस करते हो तो आपको कम से कम इतना तो जरूर पता चल जाता है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या रहता है। समझ रहे हो ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप इस तरीके का पुराने पेपर का एनालिसिस जब पढ़ते हो ना, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ा करो, ताकि हर एक चीज की जानकारी मिल सके कि यार पेपर का लेवल किस तरीके का है, ये कौन से कठिनाई स्तर के प्रश्न है। जैसे कि मैं आपको जब भी पढ़ाता हूं तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि ये प्रश्न जो है 8th क्लास से संबंधित है, ये 9th क्लास का है, ये 10th क्लास का है, इससे ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसा बोलता हूं ना, कम से कम पेपर देखो तो सही, पता चले। कहीं ऐसा तो नहीं कि 12वीं क्लास के प्रश्न आ रहे हैं और मैं 8वीं क्लास का बोल रहा हूं। क्या समझे? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा भरोसा करो। और आज मैं 2013 का जो जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं मतलब यूट्यूब पर डालूंगा, वो आप पूरा देखेंगे सभी, ठीक है ना? ताकि आपको प्रश्नों का पता चले, प्रश्न रिपीट कौन से होते हैं। 2015 और 2016 में एक प्रश्न रिपीट हुआ, सीएनजी का घटक बताओ। 2015 में भी था, 2016 में भी था। एक प्रश्न था, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। समझ रहे हो ना? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है, कॉमन प्रश्न, ऊपर से पूछ लिया, पारिस्थितिकी के अंदर गया ही नहीं। फूड चेन पूछ ली, समझ रहे हो ना? चूहा कभी घास खाता है क्या बताओ? तो गलत फूड चेन बताओ, ऐसे करके था। घास, उसके बाद में चूहा, चूहे के बाद में सांप, और सांप के बाद में बाज। अब आगे वाला तो ठीक है, लेकिन चूहा कभी घास नहीं खाता। सिंपल है ना? बताओ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं। अगर आप पुराने पेपर, अभी कम से कम ये मान के चलो 30-35 वीडियो होंगे इस तरीके के पुराने पेपर के साइंस सॉल्यूशन की। अभी शुरुआत जूनियर अकाउंटेंट के पेपर से किया मैंने। मैं एलडीसी के भी जो प्रश्न है उनका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, पुराने एसएससी के अंदर आए हुए साइंस के प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, आरएस और एसआई में आए हुए प्रश्नों का भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। समझ रहे हो ना? पुराने जितने भी पेपर है सबका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूं। तो मुझे कम से कम ऑफलाइन के बच्चों से तो उम्मीद है कि आप उस पेपर को पूरा का पूरा वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या रहता है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? स्टार्ट करें? ओके, हेडिंग डालो, लिखो उत्सर्जन। उत्सर्जन हेडिंग डालो सभी। हाँ, आपका टॉपिक जो है आज का वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन आपका टॉपिक है, बातें नहीं। उत्सर्जन को अपने कहते हैं जी एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन को अपने एक्सक्रेशन के नाम से जानते हैं, तो ये भी आप पॉइंट याद रखें। उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा क्या है उत्सर्जन की?
विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, सभी जीवों में प्रोटीन होता है। क्या होता है बोलो? प्रोटीन। और प्रोटीन एक नाइट्रोजनी कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? नाइट्रोजनी। नाइट्रोजनी माने नाइट्रोजन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड है। तो मैं उत्सर्जन की परिभाषा क्या लिखूंगा? जीवों में नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है ना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं जी? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, जीवों से बाहर निकालने की, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह ध्यान देना है कि जो मुख्य रूप से उत्सर्जन है वो कैसा होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है उनका उत्सर्जन होता है। बोलो किसका उत्सर्जन? नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है उनका उत्सर्जन। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते किससे हैं? प्रोटीन से। किससे बनते? बोलो प्रोटीन से। तो मुख्य घटक सबसे पहले मैं लिख देता हूं, देखो सबसे पहला जो मुख्य घटक होता है ना वो होता है प्रोटीन। बोलो क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन जब टूटता है तो वो कुछ नए कंपाउंड बनाता है। जैसे कि प्रोटीन के टूटने से सबसे पहले जिस घटक का निर्माण होता है वो होता है अमीनो अम्ल। मेरे साथ बोले क्या होता है? अमीनो अम्ल। बहुत बढ़िया। अमीनो अम्ल आगे जैसे जैसे जीवों की मतलब विकास होता रहता है, जीवों की शारीरिक रचना जो होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है, वैसे वैसे उनमें क्या होता है? रूपांतरण की एक क्षमता आ जाती है कि जो भी घटक है उसका रूप बदल सके। अमीनो अम्ल का रूपांतरण होता है किसमें? अमोनिया में। सभी बोलो किसमें? बहुत बढ़िया। और अमोनिया का रूपांतरण आगे चलकर किसमें होता है? यूरिया में। किसमें? बोलो यूरिया में। और यूरिया का रूपांतरण हम किसमें पढ़ सकते हैं? यूरिक अम्ल में। बोला करो किसमें? कहने का मतलब इस प्रकृति में जीव कितने प्रकार का उत्सर्जन करते हैं? 4 प्रकार। सभी जीवों के अंदर मुख्य घटक कौन होता है? बोलो प्रोटीन। प्रोटीन पहले अपघटित होता है किसमें? अमीनो अम्ल में। फिर किसमें? अमोनिया में। अमीनो अम्ल का रूपांतरण अमोनिया में होता है। ठीक है ना। अमोनिया से क्या बनता है? यूरिया। और यूरिया से क्या बनता है? यूरिक अम्ल। ठीक है। इस प्रकृति के कुछ जीव ऐसे हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमीनो अम्ल का। कुछ किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का। कुछ जीव किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। और प्रकृति के कुछ जीव किसका उत्सर्जन करने लग जाते हैं? यूरिक अम्ल का। समझ रहे हो ना। और मुख्य घटक सब में कौन होता है? बोलो मुख्य घटक होता है अपना प्रोटीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझे आप। अगला पॉइंट देखें। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे पहले है ना, हमें ये नहीं है कि उत्सर्जन तंत्र लिखा और सीधा किडनी पढ़ने लग जाए। इस प्रकृति में हमारे अलावा भी बहुत ज्यादा जीव जंतु है कि नहीं? बताओ, लाखों प्रजाति हैं जंतुओं की, तो उत्सर्जन तो उनमें भी होता होगा। तो एक एक लाइन सबके बारे में पढ़नी है अपने को, लाखों के बारे में नहीं, लेकिन कुछ विशिष्ट जितने भी प्रकृति के जीव हैं उन सभी जीवों के बारे में हमें, जो प्रसिद्ध है उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे देखो, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु, ठीक। फिर कौन सा? अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु। समझ रहे हो ना। मतलब यहां अपने देख सकते हैं कि उत्सर्जन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। फिर कौन सा? यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, ठीक है ना। फिर किसका? यूरिक अम्ल। अब सुनते जाओ। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु, ठीक है। यूरिक अम्ल, सबकी विशेषता भी बताऊंगा मैं आपको। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु। सबसे पहले अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल उत्सर्गी। इन जंतुओं को अपने अमीनो अम्ल उत्सर्गी जंतु कहते हैं। नाम बोलो एक बार, क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल उत्सर्गी जंतु। अंग्रेजी में बात करें तो इनको अपने बोलते हैं जी अमीनोटेलिक। एक बार नाम सभी बोलें, क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक। यानी इस प्रकृति के वे जीव जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम अमीनोटेलिक के नाम से जानते हैं। क्लियर है। दूसरा, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु, ठीक है ना, इनको अपने क्या बोलेंगे?
अमोनिया उत्सर्गी, अमोनिया उत्सर्गी, ठीक है ना। और अमोनिया उत्सर्गी जो जंतु होते हैं उनको अपने बोलते हैं अमोनोटेलिक। देखो नाम से पता चल रहा है ना, अमोनोटेलिक। एक बार आप उच्चारण करें, बोले अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम से पता चल रहा है किसका उत्सर्जन, अमोनिया का। अमीनोटेलिक, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। क्लियर है बात, ठीक है। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, यूरिया उत्सर्गी। हिंदी में तो यूरिया उत्सर्गी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इनको अपने क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। यस और नो, क्या बोलेंगे, बोलो, यूरियोटेलिक। क्लियर है मेरी बात। अच्छा अब आगे देखो, किसका उत्सर्जन करने वाले जंतु, यूरिक अम्ल का। अब जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्गी, ठीक है। और यूरिक अम्ल उत्सर्गी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। उम्मीद है आपको अच्छे लेवल पे समझ में आ रही होगी बातें। बताइए क्या सबको क्लियर हो रहा है। देखो हमने सबके बारे में बात कर ली है। अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करने वाले अमीनोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक। अब एक छोटी सी सिंपल सी अवधारणा सुने, क्या इस प्रकृति में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी क्या? हाँ ना में जवाब दिया करो। मानव की उत्पत्ति तो नहीं हुई थी। कहने का मतलब हमसे पहले भी इस प्रकृति में बहुत सारे छोटे छोटे सरल जीव थे, हम तो बहुत जटिल जीव हैं। हमारे शरीर का विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है, समझ रहे हो ना। लेकिन इस प्रकृति में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो काफी सरल हैं, जिन जीवों का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या बहुत ज्यादा विकास ही नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात। अधिकांश जीव जो है वो जल में रहने वाले जलचर हैं। कैसे बताओ, जल में रहने वाले जलचर। जो जल में रहने वाले जीव है ना, वो ज्यादातर किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का और अमोनिया का। ये जलचर प्राणी होते हैं। अमोनिया बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है, लेकिन ये पानी में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, पानी में, जल में घुलनशील है। तो जैसे ही जल में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अमोनिया को सीधा ही जल में घोलकर बॉडी से बाहर निष्कासित कर देते हैं। अब जल में रहने वाले प्रकृति में बहुत सारे जीव हैं। क्लियर है ना मेरी बात। तो वो किसका उत्सर्जन करेंगे, बोलो, अमोनिया का। बोलो किसका उत्सर्जन करेंगे। जैसे कि मेंढक का एक लार्वा होता है जिसका नाम होता है टेडपोल लार्वा। बोलो क्या होता है, टेडपोल लार्वा। जैसे कि समुद्रों में पाई जाने वाली मछलियां, कौन, बोलो, मछलियां किसका उत्सर्जन करती हैं, अमोनिया का। क्लियर है मेरी बात। जैसे कि अमीबा, बोलो क्या चीज है, अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ। अमीबा किसका उत्सर्जन करता है, बोलो, अमोनिया। क्लियर है। इस तरीके से आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा मोलस्क जंतु होता है सीपी, जिसको अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपी। सीपी देखिए, सीप जिससे मोती निकलते हैं। तो सीप जो होती है वो किसका उत्सर्जन करता है, अमीनो अम्ल का। समझ रहे हो मेरी बात। स्पंज किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का। क्लियर है। यानी कि जो पानी में रहते हैं ना, वो ज्यादातर अमीनो अम्ल और अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनमें लीवर बन जाता है। क्या बन जाता है, बोलो, लीवर। और जो पानी में नहीं रहते, बल्कि उनके पास जो है ना पानी उनके शरीर में पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर में भी लगभग कितना प्रतिशत पानी है, 70-80% पानी है कि नहीं, बताओ। तो हमारे शरीर में इस इतने पानी में, क्योंकि हम पानी में तो रहते नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अमोनिया को सीधा जल में मुक्त कर दें। लेकिन हमारे ब्लड में कौन सी चीज है, अमोनिया है। और हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। बोलो कौन सी गैस है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों आपस में मिलकर और क्या बन जाती है, यूरिया बन जाती है। बोलो क्या बन जाती है, यूरिया। और ये काम होता है लीवर में। किसमें, हमारे अंदर लीवर है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया में। और हम उसे यूरिया को जल में घोलकर और मूत्र अर्थात यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। लेकिन इस प्रकृति में कई सारे ऐसे जंतु हैं जिनके पास पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है। कई सारे जंतु ऐसे हैं जिनके पास पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है, उनके पास बहुत कम पानी होता है। तो वो यूरिया को पानी में घोलकर शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। तो वो क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए यूरिया को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। बोलो किसमें, यूरिक अम्ल। बोला करो किसमें। और यूरिक अम्ल एक सेमी सॉलिड मटेरियल है। सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस। अर्थात मैं कह सकता हूं कि एक लसलसा सा पदार्थ है जिसमें पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है। मैं एग्जांपल देता हूं। ऊंट,
ऊंट के पास पानी की उपलब्धता ज्यादा है या कम है? कम है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो उसकी तो आदत है कि पानी को हर जगह से क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए। पानी बॉडी से बाहर निकलने से रोकता है वो। उसकी त्वचा हमारी त्वचा की तुलना में कई गुना सख्त और मोटी त्वचा होती है, ताकि पसीने का उत्सर्जन न हो सके। क्या ऊंट में पसीना आता है कभी? क्या वो पसीने के रूप में पानी की हानि बर्दाश्त नहीं करता? समझ रहे हो ना? वो पसीने के रूप में पानी को सिर से बाहर निकलने से भी उसको रोक लेता है। पानी को बचाने का तरीका, ठीक है ना। दूसरा, ऊंट का जो मल होता है, पैलेट्स, पैलेट्स यानी कि उसकी मिंगनियां जो होती है, वो कैसी होती है? आर्द्र होती है, सूखी होती है? गांव वाले तो पहचानते होंगे जो ऊंट पालते हैं, एकदम सूखी होती है। क्यों? क्योंकि उसने उसमें से भी पानी का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। उसके माध्यम से भी शरीर से पानी का अवशोषण करने को वो रोक रहा है। इतना विचित्र प्राणी है। साथ ही साथ जो ऊंट होता है वो जब यूरिन का, मूत्र का अवशोषण करता है, तो उसमें से भी जल का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। माने यूरिन के रूप में भी पानी की हानि न हो सके। तो ऊंट यूरिया का अवशोषण न करके किसका अवशोषण करने वाला प्राणी है बताओ? यूरिक अम्ल। बोलो किसका? इस दुनिया में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, आपने देखा होगा, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे होते हैं ना, तो उनके पास भी कोई ऐसे तो नहीं, बहुत सारा पानी है, और उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकसित रूप भी नहीं है उनके शरीर का, तो वो भी किसका अवशोषण करते हैं? यूरिक अम्ल का। पक्षी किसका अवशोषण करते हैं? बोलो, यूरिक अम्ल का। अब पक्षियों के पास बहुत ज्यादा पानी उपलब्ध नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे तो शरीर भारी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? उनके तो जबड़ा तक नहीं होता। जबड़ा भी किसमें कन्वर्ट हो चुका है? बोलो, चोंच में। जबड़ा किसमें रूपांतरित हो गया? चोंच में। क्योंकि जबड़ा होता तो शरीर भारी होता तो हवा में उड़ने में दिक्कत आती। समझ रहे हो ना? और जो उनके मतलब फॉरलिम्स होते हैं, फॉरलिम्स माने अग्रपाद जो उनके होते हैं, आगे वाले जो पैर जिसको अपने कह सकते हैं, क्या बन चुके हैं? पंख बन चुके हैं, ताकि उड़ने में हेल्प मिल सके। उनकी जो हड्डियां होती हैं कैसी होती हैं? वात युक्त हड्डियां, अर्थात ऐसी हड्डियां जिनके अंदर खोखलापन पाया जाता है, उनमें हवा भरी रहती है, जिससे वो आसानी से उड़ सके। नाक की जगह दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं चोंच के ऊपर, जिनको बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स। क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स। यूरिया और मल अर्थात यूरिन यानी कि मूत्र और मल का उत्सर्जन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन नहीं है, एक ही ऑर्गन है, और उसका नाम है क्लोएका। नाम बोलो, फिर से बोले। तो वो भी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का, ताकि शरीर में पानी की भी कमी को जो है मतलब रोका जा सके, और साथ ही साथ शरीर को हल्का बनाया जा सके। तो प्रकृति में कितने प्रकार के जंतु हो गए? बोलो, उत्सर्जन के आधार पर 4 प्रकार के। अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड लास्ट इज यूरिकोटेलिक। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, ठीक है।